अमेरिका ने विदेशी ड्रोन और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण पुर्जों को लेकर एक बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक फैसला लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से घोषित नई टैरिफ नीति ने वैश्विक ड्रोन उद्योग में हलचल बढ़ा दी है। इस नीति के तहत कुछ निर्धारित श्रेणियों के विदेशी ड्रोन सिस्टम पर 100% तक का अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है, जबकि छोटे आकार के ड्रोन से जुड़ी कुछ श्रेणियों पर 25% शुल्क का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और ताइवान जैसे देशों और क्षेत्रों से आने वाले संबंधित ड्रोन उत्पादों पर 15% तथा ब्रिटेन से आने वाले संबंधित उत्पादों पर 10% शुल्क लागू होने की बात सामने आई है। यानी इस पूरे फैसले को केवल चीन के खिलाफ उठाया गया कदम मानना तस्वीर को अधूरा छोड़ देगा। अमेरिका की नई नीति का दायरा ज्यादा व्यापक दिखाई देता है और इसके पीछे ड्रोन की पूरी सप्लाई चेन, तकनीकी निर्भरता, घरेलू उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई पहलू जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन की भूमिका जिस तेजी से बदली है, उसने सरकारों की सोच भी बदल दी है। कुछ समय पहले तक ड्रोन का नाम आते ही कैमरा ड्रोन, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग या मनोरंजन जैसी चीजें सामने आती थीं। लेकिन अब ड्रोन खेती से लेकर सर्वेक्षण, खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर निरीक्षण, लॉजिस्टिक्स, आपदा प्रबंधन, सीमा निगरानी और सैन्य अभियानों तक में इस्तेमाल हो रहे हैं। आधुनिक ड्रोन केवल एक उड़ने वाला कैमरा नहीं है, बल्कि उसमें सेंसर, कैमरा, संचार प्रणाली, मोटर, बैटरी, नेविगेशन तकनीक, कंट्रोल सिस्टम और सॉफ्टवेयर जैसे कई महत्वपूर्ण हिस्से शामिल होते हैं। यही वजह है कि किसी देश के लिए ड्रोन तकनीक पर अत्यधिक विदेशी निर्भरता भविष्य में रणनीतिक जोखिम का कारण बन सकती है। अमेरिका के नए कदम को इसी बड़े संदर्भ में समझना जरूरी है। इस नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 100% तक का टैरिफ है। टैरिफ का अर्थ है कि किसी विदेशी उत्पाद को अमेरिका में आयात करने पर उसके मूल्य के आधार पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। इसे एड वेलोरम टैरिफ कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रभावित श्रेणी के ड्रोन का आयात मूल्य $1000 है और उस पर 100% टैरिफ लागू होता है, तो शुल्क की राशि $1000 तक हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर विदेशी ड्रोन पर 100% शुल्क लगेगा, बल्कि निर्धारित श्रेणियों और लागू नियमों के अनुसार शुल्क तय होगा। इसी तरह छोटे ड्रोन से जुड़ी कुछ श्रेणियों पर 25% शुल्क का प्रावधान बताया गया है। इसीलिए इस नीति को समझते समय अलग अलग उत्पाद श्रेणियों के बीच अंतर करना जरूरी है। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अमेरिका अब ड्रोन को केवल सामान्य उपभोक्ता उत्पाद के रूप में नहीं देख रहा है। वॉशिंगटन की नजर में ड्रोन एक ऐसी तकनीक बन चुका है जिसका संबंध आर्थिक क्षमता के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है। किसी भी आधुनिक ड्रोन में इस्तेमाल होने वाला सेंसर यदि विदेश से आता है, मोटर किसी दूसरे देश से आती है, बैटरी की आपूर्ति किसी तीसरे देश से होती है और सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किसी अन्य सप्लायर से आता है, तो पूरी प्रणाली कई देशों पर निर्भर हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों में यह वैश्विक सप्लाई चेन लागत कम कर सकती है और उत्पादन को आसान बना सकती है, लेकिन संकट के समय यही निर्भरता कमजोरी में बदल सकती है। यदि किसी देश के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ जाए, निर्यात प्रतिबंध लग जाए या किसी महत्वपूर्ण कंपोनेंट की आपूर्ति बाधित हो जाए, तो ड्रोन उत्पादन प्रभावित हो सकता है। अमेरिका इसी संभावित जोखिम को कम करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस नीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू चीन से जुड़ा हुआ है। ड्रोन उद्योग में चीन की कंपनियों और चीनी सप्लाई चेन की भूमिका लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय रही है। अमेरिका पहले से ही कुछ चीनी तकनीकी उत्पादों और उपकरणों को लेकर डेटा सुरक्षा, निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त करता रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका ने केवल चीन तक अपना ध्यान सीमित नहीं रखा है। यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और ताइवान जैसे साझेदारों से आने वाले संबंधित उत्पादों पर भी शुल्क का प्रावधान किया गया है। ब्रिटेन के लिए अलग दर रखी गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि नीति का उद्देश्य केवल किसी एक प्रतिद्वंद्वी देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अमेरिकी ड्रोन उद्योग के लिए एक नया व्यापारिक ढांचा तैयार करना भी हो सकता है। अमेरिका के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना इस पूरी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि विदेशी ड्रोन अमेरिका के बाजार में महंगे हो जाते हैं, तो घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। अमेरिकी कंपनियां अपने उत्पादन का विस्तार कर सकती हैं, नई फैक्ट्रियों में निवेश बढ़ा सकती हैं, नए डिजाइन विकसित कर सकती हैं और ड्रोन से जुड़े कंपोनेंट का स्थानीय उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना भी बन सकती है।
लेकिन केवल टैरिफ लगाने से घरेलू उद्योग मजबूत नहीं हो जाता। उसके लिए बड़े स्तर पर निवेश, अनुसंधान, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षित कर्मचारियों, उत्पादन सुविधाओं और कच्चे माल की जरूरत होगी। यदि अमेरिका विदेशी निर्भरता कम करना चाहता है तो उसे ड्रोन की पूरी वैल्यू चेन को विकसित करना होगा। केवल अंतिम ड्रोन का निर्माण अमेरिका में करने से काम नहीं चलेगा। मोटर, बैटरी, सेंसर, चिप, कैमरा मॉड्यूल, संचार उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों की मजबूत घरेलू या भरोसेमंद मित्र देशों वाली सप्लाई चेन भी बनानी होगी। यही इस नीति की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि यदि अमेरिकी निर्माता विदेशी कंपोनेंट पर निर्भर हैं और उन्हीं कंपोनेंट की कीमत बढ़ जाती है तो घरेलू कंपनियों की उत्पादन लागत भी बढ़ सकती है। ऐसे में टैरिफ का उद्देश्य घरेलू उद्योग को फायदा पहुंचाना है, लेकिन उसका दूसरा प्रभाव लागत बढ़ने के रूप में सामने आ सकता है। इसका असर सबसे पहले अमेरिकी आयातकों पर पड़ सकता है। जो कंपनियां विदेशों से ड्रोन या उनके पुर्जे खरीदती हैं, उन्हें अधिक शुल्क देना होगा। कंपनियों के पास सामान्य तौर पर कुछ विकल्प होंगे। वे अतिरिक्त लागत खुद वहन कर सकती हैं, अपने मुनाफे में कमी कर सकती हैं, सप्लायर बदल सकती हैं या फिर बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचा सकती है। अगर लागत ग्राहकों तक पहुंचती है तो अमेरिका में विदेशी ड्रोन महंगे हो सकते हैं। इससे उपभोक्ता ड्रोन, औद्योगिक ड्रोन और दूसरे व्यावसायिक उपयोग वाले ड्रोन की कीमतों पर असर पड़ सकता है। छोटे कारोबारों और ऐसे ग्राहकों पर इसका प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है जो कम लागत वाले आयातित ड्रोन पर निर्भर रहते हैं। दूसरी तरफ, अगर अमेरिकी कंपनियां तेजी से उत्पादन बढ़ाने में सफल होती हैं तो लंबे समय में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और बाजार में नए विकल्प सामने आ सकते हैं। इस पूरी कहानी में समय भी महत्वपूर्ण है। नए शुल्कों के प्रभावी होने से पहले निर्धारित समयावधि कंपनियों को अपनी रणनीति बदलने का अवसर दे सकती है। आयातक इस अवधि में अतिरिक्त माल मंगाने, नए सप्लायर खोजने, कीमतों को संशोधित करने या अपने व्यापार मॉडल को बदलने पर विचार कर सकते हैं। विदेशी कंपनियां भी यह तय कर सकती हैं कि अमेरिकी बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए उत्पादन का कुछ हिस्सा अमेरिका के भीतर स्थानांतरित किया जाए या किसी अन्य देश से सप्लाई की व्यवस्था की जाए। ऐसी स्थिति में कंपनियों के लिए उत्पादन केंद्रों का भौगोलिक पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। वैश्विक ड्रोन उद्योग पहले से ही सप्लाई चेन के पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है। अब अमेरिका का यह कदम इस प्रक्रिया को और तेज कर सकता है। कुछ कंपनियां अमेरिका में असेंबली प्लांट लगाने पर विचार कर सकती है। कुछ कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन बढ़ाकर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर सकती हैं। वहीं कुछ निर्माता अमेरिकी बाजार से दूरी बनाकर दूसरे बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे दुनिया में ड्रोन उत्पादन का नक्शा धीरे धीरे बदल सकता है। इसका प्रभाव केवल अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप, एशिया और दूसरे क्षेत्र भी अपनी ड्रोन नीतियों को नए सिरे से देख सकते हैं। अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन जैसे देश अमेरिका के करीबी आर्थिक और रणनीतिक साझेदार हैं। ऐसे में उनके उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से व्यापारिक बातचीत का दबाव बढ़ सकता है। संबंधित कंपनियां अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाए रखने के लिए लागत कम करने की कोशिश कर सकती हैं। सरकारें भी बातचीत के जरिए शुल्क में बदलाव या छूट की मांग कर सकती हैं। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता तो भविष्य में व्यापारिक जवाबी कदमों की संभावना भी पूरी तरह समाप्त नहीं की जा सकती। हालांकि हर देश का जवाब उसकी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। इस नीति का एक और बड़ा पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि छोटे और अपेक्षाकृत कम लागत वाले मानव रहित सिस्टम भी